नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान खान और आप सभी का हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। सोचिए, अगर हमारे पास न किताबें होती और न ही इंटरनेट और न ही कोई लिखित इतिहास, तो हमें कैसे पता चलता कि हजारों साल पहले भारत में कौन सा राजा था और कैसे लोग रहते थे और उनका व्यापार कैसा था। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों में, जिसमें पहला है शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस और सिक्के, कॉइन्स। ठीक है, आज की इस क्लास में हम रामचरण शर्मा की बुक के अनुसार विस्तार से समझेंगे कि शिलालेख और सिक्के के इतिहास के निर्माण में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इनसे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से तथ्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। जब प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, तब लोग धातु के सिक्कों का उपयोग लेन देन, व्यापार और धन संग्रह के लिए करते थे। यानी कि आजकल के ज़माने में जब बैंक व्यवस्था है, हमारे पास बैंक है, आज हम जब चाहे जहाँ चाहे एटीएम से, बैंक डायरी से और अपने ब्रांच से पैसे निकलवा सकते हैं। पर्ची भरी और मैनेजर को दिया और पैसे जमा करवाए, पैसे देकर भी जमा करवाए। ठीक है, पर्ची भरी, मैनेजर को दिया और पैसे निकलवा भी लिए। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, तो सिक्के ही लेन देन के लिए काम आते थे। सिक्कों से ही व्यापार होता था और सिक्के ही धन संग्रह यानी कि इकट्ठा और सेविंग्स भी सिक्कों के लिए ही करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सिक्के आज इतिहासकारों के लिए अतीत को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं। आज इतिहासकार सिक्के जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ महंगी धातु के सिक्के मिलते हैं, उस काल को वह अमीर काल मान लेते हैं, यानी कि समृद्ध व्यवस्था मान लेते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति समृद्ध मान लेते हैं। और आइए जानते हैं कैसे, आगे और कुछ भी पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है। ठीक है, उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं और सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। इन बातों को समझते हैं कि सिक्कों को जिन हम अपने सिक्कों की पढ़ाई करते हैं, प्राचीन काल के सिक्कों की पढ़ाई करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती है प्राचीन समय की। तो हमें जिनसे हमें सिक्कों से प्राप्त जो भी जानकारियाँ मिलती है, उनको हम मुद्राशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सिक्के और शिलालेखों को सतह पर ही पाया गया, यानी कि ज़्यादातर सिक्के और शिलालेख तो ऊपर ऊपर सतह पर ही मिल जाते हैं, लेकिन कई कई जो सिक्के हैं और शिलालेख है वह हमें खुदाई के दौरान भी मिल जाते थे। ठीक है, जैसे जैसे खुदाई कर रहे थे वैसे वैसे सिक्के मिलते जाते थे और शिलालेख भी प्राप्त हो जाते थे। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं थी, यानी कि आज के समय पहले कागज नहीं थे और कागज पर आजकल जैसे नोट चलते हैं, पहले वैसे नोट नहीं थे। आजकल कागज की मतलब मुद्रा है, पहले वैसे नहीं थी। पहले सिक्के होते थे, ठीक है, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी। ठीक है, महंगी महंगी जो धातुएं होती है, जिस काल में ज़्यादातर धातु थी जो महंगी होती थी या फिर जो ज़्यादा संख्या में होती थी, ज़्यादा मात्रा में होती थी, उसी के सिक्के बनाए जाते थे। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। ठीक है, उनमें तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनाए जाते थे, यानी कि ज़्यादातर सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनाए जाते थे। लेकिन भाई कई लोग ऐसे थे जली हुई मिट्टी से भी सिक्के बना लेते थे। ठीक है, और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में मिली है, यानी कि जली हुई मिट्टी से भी सिक्के बन जाते थे और प्राचीन काल के लोग सिक्के बना लेते थे। और वही कोई कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में हमें ये सिक्के मिले हैं। उनमें से ज़्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, यानी कि जली हुई मिट्टी से बनाने वाले सिक्के, ये इतना रहस्यमयी काम कुषाण काल के लोग करते थे ज़्यादातर, जो कि पहली 3 ईसा सदी से हैं। कुषाण काल है वह पहली 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे। हमने पहले भी जाना है कि पहले ज़माने में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी और आज हमारे आधुनिक समय में बैंकिंग व्यवस्था है।
तो पहले के लोगों का बैंक कौन था? पहले के लोगों का बैंक था मटके। ठीक है, वह मटकों में अपने बर्तन और पीतल के बर्तनों में जैसे बर्तन और पीतल के मटकों में मटके बनाते थे, अच्छे से मजबूत मटके बनाते थे और उनमें अपना धन संग्रह करते थे, धन इकट्ठा करते थे और उनको बूर देते थे। ठीक है, यानी कि दफनाना, मतलब दफनाना तो इंसान को हो जाता है, और मतलब ज़मीन में गाड़ देते थे। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे। और वह धन संग्रह करते थे और उनको सोचते थे कि जब हमें काम आएगा तब इसे निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जिस जिस जगह मटके छुपाते थे वह मटके ही भूल जाते थे। ठीक है, उनको याद ही नहीं रहता था कि यहाँ छुपाया था, कि यहाँ छुपाया था। अलग अलग जगह खुदाई करते रहते थे ताकि वह ज़रूरत के समय उसका इस्तेमाल कर सके। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के कई ऐसे ढेर पाए गए हैं। ठीक है, सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं क्योंकि वह जो प्राचीन काल में लोगों ने छुपाए थे मटके धन संग्रह करके, वो उनका प्रयोग करे भी बिना ही शायद मर गए होंगे। ठीक है, उनकी डेथ हो गई होगी, ताकि और फिर वो मटके किसी और ने, इतिहासकारों ने निकाले तो उनको संग्रहालयों में जमा करा दिया होगा, और मेरे जैसे किसी ने निकाले हैं तो उनको यूज़ ही ले लिया होगा। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई मटका मिला ही नहीं, जिनमें केवल भारतीय ही नहीं रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में डाले गए सिक्के भी थे। भाई, उन मटकों में भारत के सिक्के ही नहीं, रोमन साम्राज्य यानी कि विदेशों से भी संबंध थे भारत के। ठीक है, इससे यह पता चलता है रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में वहाँ पर बनाए गए सिक्के भी उन मटकों में मिले हैं। ठीक है, तो यानी कि विदेशों से व्यापार होता था। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित है। ठीक है, तो जिन इतिहासकारों को वे धन संग्रह किए हुए मटके प्राप्त हुए हैं उन्होंने तो संग्रहालय में रख दिए हैं, और उन संग्रहालयों का नाम है, मतलब उनकी जगह है कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई आदि संग्रहालयों में ये संरक्षित है, यानी कि महफूज है। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी है, यानी कि कई भारत के सिक्के नेपाल, मतलब अदर कंट्रीज में भी है। नेपाल, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में। जैसा कि हमें पता है, लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया, पता ही है, उन्होंने 200-250 से साल तक हम पे शासन किया था। इसी की देन है कि वे कई भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन के निजी और सार्वजनिक संग्रहों और संग्रहालयों में ले जाने में सफल रहे। क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, तो यहाँ से सिक्के ले जाने, यहाँ से संग्रहालयों की वस्तुएं बाहर ले जाने के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और यहाँ से ले जाकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिक्के, ऐतिहासिक सिक्के बाहर ले गए और अपने संग्रहालयों में सजा कर रख दिया। प्रमुख वंशों की सिक्कों की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है, यानी कि जो महत्वपूर्ण वंश थे और उनके द्वारा प्रचलित सिक्के थे, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के थे, उनकी ज़्यादातर सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है। हमारे भारत में ये सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर है। यानी कि भारत में ये सूची हमें कहाँ मिलेगी? यह सूची भारत में हमें सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और बाहर हमें लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर मिल जाएगी। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिसकी सूची तैयार करके प्रकाशित की जानी है। यानी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं जिसकी सूची हमें तैयार करनी है और उनको प्रकाशित भी करनी है। हमें नहीं, जो इनकी सूची तैयार करते हैं, जो इतिहासकार है, वही इनको प्रकाशित करेंगे, वही इसको तैयार करेंगे। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे। ठीक है, जो पहले सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों पर नॉर्मली सामान्यतः थोड़ा थोड़ा कुछ चिन्ह बना दिए जाते थे, जिससे पता चल सके कि ये उन जिन राजाओं ने प्रचलित किए हैं, ये उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता था, या फिर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी होती थी। लेकिन बाद के राजाओं ने जो भी सिक्के प्रचलित किए, जो भी सिक्के चलाए,
जो राजा सिक्के प्रचलित करते थे बाद में, ठीक है, वह एक तरफ तो अपनी तस्वीर लगा देते थे, एक तरफ अपना चित्र उकेर देते थे, और दूसरी तरफ जो उस समय के देवता थे, जो उस समय राजा और उनकी प्रजा देवताओं को मानती थी, उसके चित्र भी बना देते थे, और उनके साथ साथ ही नाम और डेट भी लिख देते थे, ताकि हमें पता चल सके कि ये तब के राजा है और उस समय कौन सत्तारूढ़ राजवंश था। ठीक है, जहाँ से वे पाए जाते हैं उससे उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। जहाँ तक हमें सिक्के, शिलालेख आदि मिलते हैं, वहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ तक उस साम्राज्य का वह साम्राज्य होता था, यहाँ तक वह साम्राज्य फैला है। ठीक है, इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है। ठीक है, हमें इससे पता चलता है, यानी कि जिन सिक्कों को देखकर पता चल सकता है, जिस पर नाम और तारीख लिखी है, राजा की चित्र लिखा है और देवता भी बनाए हुए हैं उस समय, तो फिर हमें पता चल जाता है कि भाई ये सिक्का जितना पुराना है, जितना ही पुराना है, उस समय जब का ये सिक्का है उस समय कौन सा राजवंश सत्तारूढ़ था और कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। खासकर हमें इंडो यूनानियों के जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, हमें इन सिक्कों से इंडो यूनानियों का भी पता चलता है, और इन सिक्कों से पता चलता है क्योंकि वह भी शायद राजाओं और देवताओं के साथ साथ नाम और तारीख भी लिखते होंगे। ठीक है, खासकर इंडो यूनानियों के जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे और यहाँ दूसरी और ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया था। इंडो यूनानियों ने भारत पर दूसरी और ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया था। हम उनके बारे में भी इसी आधार पर जानकारी हासिल कर पाए हैं, यानी कि इन सिक्कों से, जो कि प्राचीन सिक्कों के बाद में प्रचलित हुए थे, उन सिक्कों से ही हमें पता चला है कि इंडो यूनानियों नामक भी कोई राजवंश था जो हमारे भारत पर शासन किया था। ठीक है, सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों, सामान्यतः दान, भुगतान और विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। यानी कि सिक्कों का इस्तेमाल हम किस लिए करते थे? दान देने में करते थे, भुगतान करने में करते हैं, जो कि आज भी हम पैसे के रूप में करते हैं, और विनिमय, यानी कि विनिमय उस समय भी शायद वस्तु विनिमय नहीं था, उस समय भी इनको पता था कि मुद्रा के द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि सिक्के जो कि आज भी पैसे हमारे आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, उस समय भी शायद सिक्के ही आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि शासक की अनुमति, राजा की अनुमति से उस समय के व्यापारी और सुनार अपने अपने सिक्के ढाल सकते थे, व्यापारी अपने व्यापार में सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते थे। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प, यानी कि हाथ के काम करने वाले लोग भी अपने सिक्के चला सकते थे, और शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे, जो कि आज भी होना चाहिए हमारे लिए। सिक्कों ने उन दिनों लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में हमारा योगदान दिया, जो कि आज भी हमारे लिए पैसे करते हैं। हमारे पास धन ही सब कुछ होता है, आज भी कई लोग ऐसे मानते हैं। ठीक है, सिक्कों ने उन दिनों लेन देन के बड़े पैमाने पर मदद की थी और व्यापार में योगदान दिया था। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं, यानी कि भारत के जो सिक्के ढाले गए हैं वह हमें मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं। ठीक है, ये शीशा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे, यानी कि मौर्य काल के बाद के काल में जो भी सिक्के बनते थे वह शीशा, पोटीन, तांबा, कांस्य और चांदी के और सोने के बने होते थे। और मौर्य काल के बाद में जो काल था वह था गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, हमें ये पता चलता है। इससे यही स्पष्ट होता है, इससे यही जाहिर सी बात हमें पता चलती है कि मौर्यों के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में सब बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, यानी कि मौर्य काल में भी व्यापार और वाणिज्य अपने पीक पर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुप्त काल में ये विकसित हुआ। हालांकि उत्तर गुप्त काल के कुछ ही सिक्के पाए गए हैं, यानी कि गुप्तों के बाद के काल में थोड़े ही सिक्के मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय गुप्त काल का पतन की ओर था। ठीक है, ये वे सिक्के राजा एवं देवताओं एवं और धार्मिक प्रतीकों तथा किंवदंतियों को दर्शाते हैं, जो उस समय के शिल्प और धर्म के प्रकाश डालते हैं। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था।
कौड़ी, जिस आज के ज़माने में मेरे पास तो एक ही उदाहरण है कि भाई तू दो कौड़ी का आदमी नहीं है, बस इसी से मैं कौड़ी को समझती हूँ। मगर उसकी क्रय शक्ति कम थी, ठीक है, इसीलिए बोलते होंगे कि भाई तू दो कौड़ी का आदमी नहीं है, क्योंकि वो कौड़ी क्रय शक्ति उसकी कमी थी। यह उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई जाती थी। उत्तर गुप्त काल में पतन की ओर था, तभी शायद कौड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन हो सकता है इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा हो, ये पता नहीं है पूरी तरह।